अगर आप भी उत्तराखंड में रहते हैं तो सरकार आपको दे रही है घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी। वैली स्कीम इतनी अच्छी है तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब पर देखा, तो वो देखकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि पिछले 2 साल से इस स्कीम के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनी। इनफैक्ट उससे पहले भी इसके ऊपर कोई खास वीडियो बनी नहीं है। एक वीडियो मुझे थोड़ी लगी भी ठीक 4 साल पुरानी थी वो, बट उसमें भी उसने ढंग से बता नहीं रखा था। तो मैं अपने फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हमारी ये आज की वीडियो इस स्कीम के ऊपर इस पूरे इंटरनेट पर फर्स्ट वीडियो होने वाली है जो फुली डिटेल्ड है। इसके अलावा मुझे कोई और वीडियो मिली नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। छोटी से छोटी चीज़, सब्सिडी कब मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। सब्सिडी का स्ट्रक्चर थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं आपको बोर्ड पर एक एक स्टेप लिख कर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इस स्कीम का नाम है दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। ये योजना 2020 में लॉन्च हुई थी और इसका टारगेट था कि 5000 होम स्टे रेडी करने, बट वो टारगेट काफी जल्दी अचीव हो गया था। तो गवर्नमेंट ने इसमें चेंज करके वो टारगेट 10,000 होम स्टे तक कर दिया है और अभी अक्टूबर 2024 तक ये 7,500 होम स्टे तक हो चुका है। इनफैक्ट 3,500 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो चुकी हैं। तो एप्लीकेशन उनकी क्यों रिजेक्ट हुई? उन्होंने कोई ना कोई गलती करी होगी। तो आपको क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को फिर एंड तक तो जरूर देखना। तो इस स्कीम में ऐसा है क्या, सरकार आपको होम स्टे बनाने के लिए पैसे क्यों देगी? तो सबसे पहले तो इसमें टूरिज्म प्रमोट होगा। जो भी लोग बाहर से घूमने आएंगे वो उत्तराखंड में हमारे होम स्टेज में रह सकते हैं। दूसरा है पलायन। गांव के लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं, किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो ताकि वो गांव छोड़ के ना जाएं, इसलिए भी गवर्नमेंट ये सब कर रही है। तीसरा रीजन है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप गांव में होम स्टे बनाएंगे, लोग घूमने आएंगे, आपके होम स्टे में रहेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, तो आपका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट आपको होम स्टे बनाने के लिए सब्सिडीज दे रही है। अब अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी आपकी 4 कैटेगरी में डिवाइड है मेनली। तो जो आपकी सब्सिडी होती है वो गांव में अलग मिलती है, शहर में अलग मिलती है। मतलब अगर आप गांव में अपना होम स्टे बना रहे हैं तो सब्सिडी आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, और अगर आप शहर में अपना होम स्टे बना रहे हैं तो आपको सब्सिडी थोड़ी कम मिलेगी। तो कितनी मिलेगी अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप शहर वाले इलाके में अपना होम स्टे बनाते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी जो मिलती है वो आपको मिलती है, जो भी आप अपने होम लोन लेंगे होम स्टे बनाने के लिए, तो आपको मिलती है 25% ऑफ द लोन अमाउंट या फिर 7.5 लाख रुपए। जो भी दोनों में से कम होगा उतनी सब्सिडी आपको मिलेगी। सपोज आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो 20 लाख रुपए का 25% होता है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो 5 लाख रुपए ज्यादा है या 7.5 लाख रुपए ज्यादा है? तो हमें जो कम है वो सब्सिडी मिलेगी। तो 5 लाख रुपए कम है तो इसलिए हमें 5 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 50 लाख का जो 25% होता है वो होता है 12.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 12.5 लाख रुपए कम है या 7.5 लाख रुपए कम है? 7.5 लाख रुपए कम है इस केस में। तो इस केस में आपको 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी आपकी 2 तरह की सब्सिडी होती है। एक तो जो मैंने आपको बता दिया वो, ठीक है। दूसरी सब्सिडी आपकी होती है जो आपको लोन के इंटरेस्ट पे मिलती है। ये सब्सिडी आपको तभी मिलती है अगर आप लोन लेते हो, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने आपको सब्सिडी बताई 25% और 7.5 लाख रुपए वाली, वो आप लोन लो या ना लो मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो अब मैं आपको सब्सिडी बताने वाला हूँ वो आपको तभी मिलेगी जब आप लोन ले रहे हो, ठीक है। तो अब इस सब्सिडी में है क्या, देखो, जब भी आप लोन लेते हो, सपोज आपको 10% का इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको 50% इंटरेस्ट जो है उसकी सब्सिडी मिल जाएगी, या फिर 1 लाख रुपए शहर वाले इलाके के लिए। तो इस केस में भी देखा जाएगा कि क्या चीज कम है, 1 लाख रुपए कम है या फिर जो आपका एनुअल इंटरेस्ट पड़ रहा है वो कम है। अगर वो 1 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 50% वाला क्राइटेरिया मिलेगा। और अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा है, सपोज 2 लाख है, तो जो आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी लोन के ऊपर वो 1 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हो तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो लगभग 1 लाख से कम ही होगा। तो इस केस में आपका 50% वाला क्राइटेरिया मैच करेगा। यानी अगर आपका 10% इंटरेस्ट है लोन का तो आपको 5% पड़ेगा शुरू के 5 साल के लिए। तो ये जो सब्सिडी होती है आपको शुरू के 5 साल में मिलती है। दूसरी सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की, तो वहाँ पे आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 33% ऑफ लोन अमाउंट या फिर 10 लाख रुपए। जो भी इन दोनों में से कम होगा वो सब्सिडी आपको मिलेगी, ठीक है। सपोज आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 20 लाख रुपए का 33% होता है 6.5 लाख। तो इस केस में आपको 6.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसका 33% होता है 17 लाख रुपए के आसपास। अब 17 लाख रुपए कम है या 10 लाख रुपए कम है? 10 लाख रुपए कम है, तो आपको इस केस में जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 10 लाख रुपए की। दूसरी सब्सिडी की बात करते हैं जो आपको लोन लेने पर मिलती है। तो अगर आप लोन लेते हैं रूरल एरिया में तो आपको मिलती है 50% की सब्सिडी। जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। या फिर दूसरा है 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट।
शहर में आपके पास 1 लाख रुपए की लिमिट थी, बट गांव में आपके पास 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी आपको सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए से कम होगा तो आपका जो 50% वाला क्राइटेरिया है वो मैच करेगा, और अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट 1.5 लाख से ऊपर होगा, सपोज आपका 2 लाख रुपए एनुअल इंटरेस्ट है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर 1.5 लाख से कम है तो आपको 50% इंटरेस्ट में छूट मिल जाएगी। ठीक है, सपोज आपका 10% का इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, तो वो आपको 5% पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपको सब्सिडी कब और कैसे मिलती है। ठीक है, देखो सब्सिडी आपको तब मिलती है जब आपका काम पूरा हो जाता है। दोनों सब्सिडी, ठीक है, आपको तभी मिलेगी जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका होम स्टे रेडी हो जाएगा। सपोज आपने लोन लिया 2025 में, ठीक है, 2025 में आपने लोन लिया अपना होम स्टे बनाने के लिए, 5 साल का लोन लिया है, 2025 में लिया है, 2030 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका होम स्टे बनना शुरू हुआ 2025 में और आपका होम स्टे रेडी हो गया 2026 में। ठीक है, मतलब 1 साल लगा आपका होम स्टे बनने में। तो अभी आपका लोन 4 साल का बचा है। ठीक है, तो जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 4 साल की मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जो आपको लोन पे सब्सिडी मिलती है वो पहले 5 साल मिलती है, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2025 में जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2026 में खत्म हो गया, तो 1 साल आपका लग गया और सब्सिडी आपको मिल रही है पहले 5 साल में, तो 1 साल तो आपका चला गया। अब जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 4 साल की मिलेगी लोन वाली। अब यार आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ऐसा करता हूँ लिख कर ही समझा देता हूँ। तो ये दोनों पेज में मैंने लिख दिया है जो भी हमें सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो सब मैंने इनमें लिख दिया है। एक तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रूरल एरिया का, दूसरी तरफ मैंने लिखा है अर्बन एरिया के लिए। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूरल एरिया की। तो रूरल एरिया का जो हमारा सब्सिडी का क्राइटेरिया है वो है 33% ऑफ द लोन अमाउंट या फिर 10 लाख रुपये जो भी कम हो। ठीक है, तो मैं लोन अमाउंट 20 लाख रुपए ले लेता हूँ। 20 नहीं यार, 30 लाख रुपए ले लेते हैं, ईजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। लिख लेते हैं यहाँ पे 30 लाख रुपए, 30 लाख। यहाँ हम टाइम ले लेते हैं, 5 साल के लिए हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, 5 ईयर्स। देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 2025 में हमने लोन लिया, ठीक है, 5 साल के लिए। तो ये जो लोन है हमारे 2030 तक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 5 साल का लोन है 2025 से लेके 2030 का। अब मान लो आपका जो होम स्टे है वो 2025 में बनना शुरू हुआ और 2026 में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। मतलब लगभग 1 साल लगा हमारा प्रोजेक्ट बनने में। आपका जो भी टाइम लगे वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं 1 साल मान रहा हूँ। तो जो हमारी सब्सिडी हमको मिलेगी वो 2026 के बाद हमें मिलना शुरू होगी 2030 तक। ठीक है, 4 साल हमें सब्सिडी मिलेगी। पहले 5 ईयर्स होता है ना जब भी आप लोन लेते हो, तो 1 साल तो आपका घर बनने में लग गया, उसके बाद 4 साल तो बचे, तो फिर 4 साल की सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं इंटरेस्ट में यहाँ पे 9% मान लेता हूँ। 9% के आसपास आपको लोन मिल जाएगा। बाकी आपके सिविल स्कोर वगैरह पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने % पे लोन मिलता है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 62,275 रुपीज़। ये जो EMI आपकी है ये 5 साल की है। जो स्टार्टिंग में आप लोन लेंगे वो एक तरीके से आपका पर्सनल लोन है ना अपने लिए। जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो तो बाद में मिलेगी। तो जो आपकी EMI बनती है तो वो नॉर्मल लोन के हिसाब से ही बनती है। ठीक है, तो आपने 1 साल तक लोन दिया, 1 साल में आपका होम स्टे बना है। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पेड होगा, मतलब आपने लोन कितना चुका दिया। 5 साल का लोन है, 30 लाख का टोटल लोन है, तो 30 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 1 साल में कितना पैसा जा रहा है। तो हमारा जो अमाउंट पेड हुआ है 1 साल में लोन का वो हुआ है 6 लाख रुपये। 6 लाख मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और जो हमने इंटरेस्ट पे किया है 1 साल में 6 लाख के अलावा, वो हमने किया है 1,47,000 के अप्रॉक्स। 6 लाख तो हमने लोन का अमाउंट दिया है और इंटरेस्ट जो दिया है हमने वो 1.47 लाख रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा 7.47 लाख। तो आपने 1 साल में टोटल इतना पैसा दिया है। ठीक है, अब आपका घर बन चुका है, 1 साल हो गया है। ठीक है, तो आपकी अब सब्सिडी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका लोन पहले 30 लाख रुपए का था और आपने 6 लाख रुपए उसमें दे दिए हैं 1 साल में। तो अभी कितना लोन बचा आपका 24 लाख रुपए। मतलब 24 लाख रुपए आपने अभी और देने हैं लोन के। और सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, देखो 30 लाख रुपए का 33% कितना होता है, 9,90,000 रुपये। अब 9,90,000 रुपये कम है या 10 लाख रुपये कम है, जो कम होगा वो लगेगा। ठीक है, तो 9,90,000 रुपये कम है तो हमें इतनी सब्सिडी मिल जाएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9,90,000 रुपये। तो जब अब आपका लोन बनेगा वो बन जाएगा 24 लाख में से आप 9,90,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 14,10,000 रुपये। ये आपका एक तरीके से नया लोन बन जाएगा 4 साल के लिए। ठीक है,
क्योंकि 1 साल का लोन आपने दे दिया है, 5 साल का टोटल लोन लिया था, तो बचा हुआ टाइम तो 4 ईयर्स है ना। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट मैंने क्यों लिखा है, आपको 2 तरह की सब्सिडी मिलती है। एक सब्सिडी आपको मिल गई 9,90,000 रुपये, जो सीधा सीधा आपके लोन से कम हो गई, ठीक है, तो ये बच गया हमारा 14,10,000 रुपये। लेकिन हमको इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी मिलती है, और वो कितनी मिलती है, जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उसका 50% आपको सब्सिडी मिलती है, या फिर 1.5 लाख रुपए, जो भी इनमें से कम हो, ठीक है। तो हमारा इस केस में 50% कम होगा, तो हमें 50% की सब्सिडी मिल जाएगी। तो हमारा यहाँ पे 9% का इंटरेस्ट था, तो इसका 50% हो जाएगा 4.5%, मतलब हमारा लोन भी आधे % पे हो गया है। तो ये आपका एक तरीके से नया लोन डिज़ाइन हो चुका है 4 साल के लिए। अब आपको जो भी पे करना है 4 ईयर्स के लिए, वो ये पे करना है, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो अब आपकी जो EMI बचेगी वो बचेगी आपकी 32,152 रुपीज़। इतनी आपकी EMI बन जाएगी 1 महीने की। सॉरी यार, ये मैंने ऊपर लिखना था, 32,152 रुपीज़। ये आपकी मंथली EMI है, ठीक है। और जो आपकी टोटल EMI बनेगी 4 साल की, मतलब आपको 4 साल में टोटल कितना अमाउंट पे करना है, तो उसको हम कर देते हैं 48 से मल्टीप्लाई। मतलब 4 साल का लोन है, 1 साल में 12 महीने, तो 4 साल में टोटल 48 महीने। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,43,340 रुपीज़। 4 साल में आपको इतना अमाउंट और पे करना है, ठीक है। तो जो आपने टोटल अमाउंट पे करना है 5 साल में, ठीक है, 4 साल में तो आपने इतना किया, तो टोटल लोन आपका 5 साल का था, और 4 साल में आपको पे करना है इतने रुपए, ठीक है। और 1 साल का आपने पहले से पे कर दिया था, वो किया था आपने 7.47 लाख रुपीज़। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 22,90,640 रुपीज़। 22,90,000 रुपये के आसपास आपका टोटल अमाउंट आएगा 5 साल का। अब हम देखते हैं, अगर आपने ये होम स्टे बनाया होता, इसके लिए इतना लोन लिया होता बिना इस स्कीम के थ्रू, तो वो आपको कितने का पड़ता, ठीक है। तो अगर आप बिना इस स्कीम के लोन लेते तो वो आपको ओवरऑल पड़ता 5 साल के लिए 37,37,000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। इतना आपको लोन पड़ता, और अभी आपको कितना पड़ गया 22,90,000 रुपये का। तो इसमें से इसको हम अगर माइनस करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा 14,46,360 रुपये। मतलब आपको लगभग 14.5 लाख रुपये का फ़ायदा हो गया अगर आपने इस स्कीम के थ्रू अपना होम स्टे बनाया। तो ये हो गया हमारा रूरल एरिया के लिए। तो अगर आप भी रूरल एरिया में रहते हैं और अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो लगभग आपकी यही कैलकुलेशन होगी। बाकी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है कि आपका लोन कितने टाइम के लिए है या आप कितने % पे लोन ले रहे हैं, तो वो सब उस पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन नियरली यही सब होगा अगर आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं रूरल एरिया में। तो अभी हम देख लेते हैं अर्बन एरिया के लिए। अगर आप शहर वाले इलाके में लोन लेकर अपना होम स्टे बनाते हैं तो आपकी क्या कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सब्सिडी का क्राइटेरिया है वो लगभग है 25% ऑफ द लोन अमाउंट या 7.5 लाख रुपये, जो भी कम है, ठीक है। तो इसमें भी मैं लोन अमाउंट 30 लाख रुपये ले लेता हूँ, दोनों की कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 लाख लिख देते हैं। टाइम है हमारा 5 साल, इंटरेस्ट हमारा है 9%, ठीक है। मैं वो पहले वाली कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहा हूँ ये। तो इस हिसाब से हमारी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 62,275 रुपीज़। तो यहाँ तक तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सेम है, ठीक है। तो जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है 1 साल में वो कितना किया है 6 लाख रुपये। जैसे मैंने पहले आपको बताया 30 लाख का लोन है, 5 साल के लिए आपने ले रखा है, तो आप 1 साल में 6 लाख रुपए देंगे, ठीक है। और आपने इंटरेस्ट कितना पे किया 1 साल के लिए, वही 1.47 लाख। तो टोटल आपने कितना अमाउंट पे किया 7.47 लाख रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी रूरल एरिया के लिए, यहाँ पे भी सेम होगा अर्बन एरिया में, क्योंकि जो सब्सिडी आपको मिलती है वो तो 1 साल बाद मिलेगी ना, जब आपका होम स्टे बन जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका होम स्टे 2025 में बनना स्टार्ट हुआ तो 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं। तो रिमेनिंग प्रिंसिपल जो आपका आएगा, जो आपका लोन का अमाउंट बचा होगा वो बचा होगा 24 लाख रुपये, ठीक है। अब सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, देखो उसमें आपको सब्सिडी मिली थी 9,90,000 रुपये। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कम है। 25% कितना होएगा 30 लाख रुपए का, लगभग 7.5 लाख रुपये होएगा। अगर हम 25% देखें 30 लाख रुपीज़ का 7.5 लाख रुपये। और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा 7.5 लाख रुपये, मतलब हमारा दोनों ही क्राइटेरिया सेम हो रहे हैं, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो 7.5 लाख रुपये की ही जितनी मिलेगी। तो जो आपका नया लोन बनेगा वो बनेगा 24 लाख रुपये में से 7.5 लाख रुपये अगर आप कम कर दो
तो 16,50,000 रुपये आपका लोन बन जाएगा। तो 16,50,000 रुपये का आपका रिमेनिंग लोन आ गया। ये है कितने साल के लिए? बचे हुए 4 साल के लिए। आपने 5 साल का लोन लिया है, 1 साल का दे दिया, 4 साल बचे, ठीक है। इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है? देखो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 9% देना था, अब आपको कितना देना पड़ेगा? 4.5%, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे भी तो सब्सिडी मिल रही है, 50% सब्सिडी या फिर 1 लाख रुपए तक की, ठीक है। तो जो भी चीज़ कम होती है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो इस केस में भी हमारा 50% वाला क्राइटेरिया मैच हो जाएगा, क्योंकि वो कम है। तो जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा लोन के लिए वो 9% नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका 4.5%। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी मंथली EMI बनेगी, ये बनेगी हमारी 37,625। ये EMI बनी हमारी 1 महीने के लिए। तो ये EMI हमें 4 साल तक देनी है। तो अगर हम 4 साल का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 18,06,000 रुपये, ठीक है। 18,06,000 रुपये आपने 4 साल में पे करने हैं, और आपने अभी तक कितना पे कर दिया है 1 साल का? 7.47 लाख। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 25,53,300 रुपये के करीब। 25,53,000 रुपीज़ आपको टोटल पे करना है 5 साल में, ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है। तो जो आप पर्सनल लोन अगर अपना लेते बिना इस स्कीम के थ्रू, अगर आप अपना होम स्टे बनाते तो उसके लिए आपका जो लोन पड़ता 5 साल के लिए वो बनता 37,37,000 रुपीज़। नियरली आपको इतना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम अगर बेनिफिट देखें तो आपको बेनिफिट कितना हो रहा है? अगर आप 25 लाख को माइनस कर देंगे 37 लाख में से, तो आपका जो फ़ायदा बचेगा वो बचेगा 11,83,700 रुपये। 11,83,700 रुपये का आपको बेनिफिट हो रहा है। यहीं आपको रूरल एरिया में बेनिफिट हो रहा था 14,46,000 का, बट यहाँ अर्बन एरिया में आपको हो रहा है 11,83,000 का, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सिडी थोड़ी कम मिली है, ठीक है। तो उस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। बट अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो ये लगभग आपको पड़ जाएगा 2,62,600 के आसपास, ठीक है। तो इतना दोनों में डिफरेंस है। अगर आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया में अपना होम स्टे बनाते हैं तो जो दोनों का खर्चा होएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, वो होएगा लगभग 2.5 लाख रुपए। आई होप ये सब्सिडी वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में और आगे। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर हम अपने पुराने घर को मॉडिफाई करके होम स्टे बनाते हैं या पूरा नया होम स्टे बनाते हैं, मतलब पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमें सब्सिडी मिलेगी? देखो, चाहे आप अपने घर को मॉडिफाई करके होम स्टे बना रहे हो, चाहे आप स्क्रैच से नया होम स्टे बना रहे हो, आपको सब्सिडी मिलेगी। बट आपको क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपका जो भी होम स्टे है वो रेजिडेंशियल कैटेगरी में आना चाहिए, कमर्शियल में नहीं आना चाहिए। दूसरा, आपको उस घर में होम स्टे में खुद भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका होम स्टे कहीं है और आप दूसरी जगह रह रहे हैं, आपको भी वहीं पर रहना होगा, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है कि आप 1 से 6 रूम ही बना सकते हैं। मिनिमम 1 रूम होना चाहिए और मैक्सिमम 6। आप 10 रूम 12 रूम कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसकी एक ट्रिक है। तो हम वीडियो में थोड़ा आगे जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं अगर आप इस स्कीम के थ्रू अपना होम स्टे बना रहे हैं। तो अगर आप होम स्टे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बेसिक फैसिलिटी कुछ लोगों को देनी पड़ेगी, जैसे अच्छी हवा हो गई, साफ सफाई, बिजली, पानी, खाने की व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन का आपको पूरा देखना पड़ेगा कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है उधर। टॉयलेट आपको बढ़िया देना पड़ेगा। अगर आप 3 रूम बना रहे हैं तो कम से कम एक टॉयलेट आपका 3 रूम में होना चाहिए। अगर आप 6 रूम बना रहे हैं तो उसमें मिनिमम आपके 2 वॉशरूम होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 होने चाहिए। अर्बन एरिया की बात करें, अगर आप शहरी इलाके में बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग की जगह भी देनी पड़ेगी। अगर आप रूरल एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग आपको ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप अर्बन एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप गांव जैसी जगह में ये बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको ग्राम प्रधान से NOC लेनी पड़ेगी, और अगर अर्बन एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ के लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक NOC आती है, वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो आपका लुक होना चाहिए होम स्टे का वो नॉर्मल घर की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई होटल बना रखा है, और कोई भी रिसेप्शन का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि आपने वहाँ रिसेप्शन का टेबल रखा हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है।
और आपके जो भी नेबर्स हैं, आप ऐसा काम कुछ ना कर रहे हो कि उनको परेशानी हो रही हो, और जो भी आपके टूरिस्ट वगैरह रहने आ रहे हैं वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उन लोगों को। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपको उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसके लिए, प्रॉपर्टी प्रूफ, एप्लीकेंट ID, NOC सर्टिफिकेट, इसी टाइप के डॉक्यूमेंट आपको उसमें चाहिए होंगे। और ये जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद एक बंदा आपके घर में इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा। घर में अगर आप पुराना मॉडिफाई करा रहे हैं या लैंड जहाँ पे आप नया बना रहे हैं, तो अगर आपका वो सब सही रहता है तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप अपना काम शुरू करवा सकते हैं। GST की बात करें तो अगर आप 20 लाख रुपए से कम कमा रहे हैं अपने होम स्टे से सालाना, तो आपको GST देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपकी एनुअल इनकम उस होम स्टे से 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है तो आपको फिर GST देना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि इसमें आप मैक्सिमम 6 रूम बना सकते हैं, बट मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 10 या 12 रूम भी बना सकते हैं। तब वो ट्रिक जान लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने 6 कमरे बना दीजिए, ठीक है। उसके 2-3 साल बाद आप 4 रूम्स अलग से ऐड कर दीजिए, उसमें आपके 10-12 रूम हो जाएंगे जितने आपको ऐड करने हैं, ठीक है। बट ये काम आपको 2-3 साल बाद ही करने हैं उसके। तो पहला ऑप्शन तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप 2 होम स्टे बनाइए, ठीक है। एक होम स्टे आप अपने नाम पे बनाइए, दूसरा होम स्टे आप बना सकते हैं अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे, मतलब कोई जो भी आपका खास है, आपके मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी नाम पे आप दूसरा होम स्टे बना सकते हैं। अब ये होगा कैसे, ठीक है। देखिए, आपका जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आपकी पार्किंग हो गई, फर्स्ट फ्लोर में आपके नाम का हो गया, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर में वो किसी और के नाम का हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इसमें ख्याल क्या रखना है कि जो भी दोनों होम स्टे हैं वो सेपरेट होने चाहिए। एक के ऊपर एक है कोई बात नहीं, बट लगना चाहिए कि सेपरेट हैं। उन दोनों की जो एंट्री होती है वो भी दोनों की सेपरेट होनी चाहिए, सेम एंट्री नहीं होनी चाहिए। 2 होम स्टे हैं तो आपको फिर 2 बिजली के कनेक्शन, 2 पानी के कनेक्शन लेने पड़ेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको 2 सब्सिडी भी मिल सकती है। एक सब्सिडी आपको मिलेगी जो फर्स्ट फ्लोर में होम स्टे है, दूसरी सब्सिडी आपको मिलेगी जो सेकंड फ्लोर पे आपका होम स्टे है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि वो होम स्टे सेपरेट होने चाहिए और अलग अलग नाम पे होने चाहिए। एक ही नाम पे आपको 2 सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपको परमिशन भी नहीं मिलेगी कि आप 2 होम स्टे बनाइए एक ही नाम पे। बट अगर आप 2 नाम से 2 होम स्टे बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने होम स्टे बना दिया, बट उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, लोगों को कैसे पता चलेगा उसके बारे में। तो इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। गूगल में आपको कई सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जैसे booking.com, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो ऐप हो गई, या उसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, यात्रा.com है। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अपने होम स्टे के बारे में डाल सकते हैं, तो लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। आप उससे अपने होम स्टे में ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। और आप चाहो तो अपने होम स्टे को नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हो। 3-4 साल बाद जब आपकी पूरी सब्सिडी आ जाती है तो फिर तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आप कुछ भी करो, उसमें कौन ही आपको रोक रहा है। आपको टूरिस्ट को देना है, खुद रहना है, या किसी और को वैसे रेंट पे देना है मंथली के हिसाब से, तो आप जो करना चाहो उसमें कर सकते हो। बट ये काम आप तब करना जब आपकी सब्सिडी पूरी आ जाए। तो यार मैंने आपको काफ़ी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो यार आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ आया है तो यार सब्सक्राइब तो बनता है यार। मैंने आपको फ्री में इतना बढ़िया ढंग से बताया है तो एक सब्सक्राइब तो आपका ज़रूर बनता है, ठीक है। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।